प्राइम मिनिस्टर साहब आउट ऑफ द शेड्यूल इनको जाना पड़ा अमेरिका। और अमेरिकन प्रेसिडेंट जब वो नहा रहा था स्विमिंग पूल में, वहाँ पर जाकर उसको बात करनी पड़ी मियां नवाज शरीफ साहब को कि जी हमें बचाएं। जो कोर कमांडर मंगला थे जनरल सलीम हैदर, ये समझा मुशर्रफ कि जी ये जो है वो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के जो मिनट्स हैं वो लीक इन्होंने किए हैं। हमारी तारीख में जुडिशरी में बड़े कम ऐसे अदवार रहे जहां जुडिशरी ने कॉन्स्टिट्यूशन को इस्टेब्लिश करने की कोशिश की हो। सन 1999 हिंदुस्तानी वज़ीर आज़म अटल बिहारी वाजपेयी का दौरा पाकिस्तान दोनों मुल्कों के ताल्लुकात में तारीखी पेशरफ्त थी, लेकिन कारगिल में मुजाहिदीन के हमले ने हालात बदल दिए। अमूमन ये होता था कि जियो पॉलिटिक्स, जियो स्ट्रेटेजिक पॉलिटिक्स होती है, इसमें जो फॉरेन ऑफिस के अंदर जो सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस है वो पिंडी का है। लेकिन नवाज शरीफ ने जो है वो चूँकि वो जनरल JK को रुखसत कर चुके थे, वो समझते थे कि मुशर्रफ मेरा अपना आदमी है, तो उन्होंने पिंडी को एतमाद में लिए बगैर वाजपेयी को बुलाया। अब देखें कि टाइमिंग बड़ी अहम है कि 19-20 को वाजपेयी यहाँ लाहौर में आते हैं, लाहौर डिक्लेरेशन होता है, वो मीनार पाकिस्तान जाते हैं और दोनों तरफ की जो सिविल क़यादत है वो ये समझ रही है कि वो एक नए दौर का आगाज़ है, एक नई मिलेनियम शुरू होने जा रही है और वो उसमें एक नए दौर का आगाज़ करने वाले हैं। पहली मरतबा जो है वो पता चलता है जाके अप्रैल मई में कि कारगिल पे जो है वो झड़पें शुरू हो गई। कारगिल में हमला और मुजाहिदीन दर हकीकत पाकिस्तानी फ़ौजी हैं। ये बात हिंदुस्तानी हुकूमत के साथ साथ हुकूमत पाकिस्तान के लिए भी एक हैरत का बाइस थी। ये प्योरली इनिशिएटिव था जनरल मुशर्रफ साहब की अपनी स्वीट विल का। अचानक ये खबरें आनी शुरू हो गई कि कारगिल पे इनिशिएटिव ले लिया है फौज ने। बाद में वहाँ पर इनको रिट्रीट करना पड़ा वहाँ पर, यहाँ तक कि फिर एयरफोर्स के जो एयर मार्शल थे उनको कहा जनरल मुशर्रफ साहब ने कि और PM साहब को कि इनको कहें जी कि ये एयरफोर्स इस्तेमाल करें, और वो तो उसने रिफ्यूज़। तो क्या क्यों वार डिक्लेयर हो गई है? अगर तो वार डिक्लेयर हो गई है फिर तो मैं करता हूँ, लेकिन अगर वार डिक्लेयर नहीं हुई तो वही मैं एयर पावर को इस्तेमाल करूँ। दैन प्राइम मिनिस्टर साहब आउट ऑफ द शेड्यूल, छुट्टी वाले दिन इनको जाना पड़ा अमेरिका। और अमेरिकन प्रेसिडेंट जब वो नहा रहा था स्विमिंग पूल में, वहाँ पर जाकर उसको बात करनी पड़ी मियां नवाज शरीफ साहब को कि जी हमें बचाएं। ये तो चूँकि फिर इंडिया की तरफ से थ्रेट आ गया, लगे अटैक करने के लगा था वो हमारे इस बॉर्डर पर। ये एक लोकलाइज्ड अफेयर 10 कोर जो है हमारा, जो कश्मीर और नॉर्दर्न एरिया को देखता है, उसका एक डिवीजन है FCNA। उसके एक सेक्टर में एक एक्टिविटी हुई है, जाहिर है उसका डिवीजन कमांडर यानी जो मेजर जनरल उधर, उसका बॉस यानी 10 कोर कमांडर जो पिंडी में बैठता है और उसके ऊपर CGS और DGMO और उसके ऊपर आर्मी चीफ होता है। इन लोगों को पता होना चाहिए और इनको सारा पता होगा। जाहिर है ये हो ही नहीं सकता। क्या उस वक्त के मुंतखब वजीर आजम को ये बताया गया था, जनरल परवेज मुशर्रफ साहब वजीर आजम की मंजूरी ली गई थी इस ऑपरेशन के लिए? वजीर आजम छोड़े, आर्मी चीफ जब भी लाइन ऑफ कंट्रोल पे उधर की एक्टिव लाइन ऑफ कंट्रोल थी, रोजाना फायरिंग हो रही होती थी, रोजाना उधर सियाचिन में एक्शन हो रहे होते थे। कोई परमिशन अकॉर्डिंग टू इम्पोर्टेंस उसकी परमिशन ली जाती है। ऐसे नहीं कि हर चीज की प्राइम मिनिस्टर के पास जाकर तो नहीं, हर चीज की तो आर्मी चीफ से भी परमिशन ली जाती है, नहीं ली जाती है। कि 90 और 2000 से पहले जो कश्मीर के अंदर जो मुजाहिदीन थे वो बहुत ज़्यादा एक्टिव थे, वहाँ झड़पें होती थीं और अखबारात में डेली जो एक बड़ी ख़बर होती थी वो ये होती थी कि आज मकबूजा कश्मीर के अंदर जो है वो इतने भारतीय फ़ौजी वासिल जहन्नम कर दिए मुजाहिदीन ने। तो यहाँ पे जो कारगिल में क्या हो रहा था इसके बारे में ना हुकूमत बोल रही थी ना फ़ौज बोल रही थी। तो इसी दौरान ये हुआ कि एक जो है वो आलमी टूरिज़म कॉन्फ्रेंस जो है वो गिलगित के अंदर रख दी गई। वहाँ जाके हमें पता चला कि ये जिनको मुजाहिदीन इस्लामाबाद में कहा जा रहा है कि मुजाहिदीन हैं, वो तो NLI के लोग हैं, नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री के हैं, क्योंकि वहाँ पे जंग बड़ी शदीद हो चुकी थी और इंडिया के 2 जहाज़ वहाँ गिरा दिए गए थे। अब ज़ाहिर है ये तो मुजाहिदीन नहीं गिरा सकते,
तो NLI की वहाँ पे बड़ी तादाद में लोग ज़ख्मी हो रहे थे, हलाकतें हो रही थी और वहाँ पे लोग आ रहे थे। इब्तदाई पेशरफ्त के बावजूद कारगिल में पाकिस्तानी फ़ौज को मुख्तलिफ चैलेंजेस की वजह से रिट्रीट करना पड़ा और फिर शुरू हुआ सिविल मिलिट्री तजाद का एक नया दौर। सिविल जो मिलिट्री थे वो खासी कशीदगी पैदा हो चुकी थी। नवाज शरीफ जो है वो किसी सूरत जो है वो मुतमईन नहीं थे कि ये क्या हो रहा है और किसकी इजाज़त से हो रहा है। नवाज शरीफ के जो करीबी हल्के थे वो निजी महफिलों में बताया करते थे कि इस वक्त अब जो है वो एक जनरल नहीं जाएगा बल्कि 4 जर्नैल जाएंगे। नवाज शरीफ की काबीना में एक वफाकी वज़ीर थे नादिर परवेज़, तो नादिर परवेज़ के भाई तारिक परवेज़ कोर कमांडर थे कोयटा के। तो वो जो है उनको अचानक जो है एक दिन जो है पता चला कि फ़ौज से बरतरफ कर दिया गया और फ़ौज ने ये कहा है कि ये आर्मी चीफ़ की मर्ज़ी के बगैर जो है वो नवाज शरीफ से क्यों मिले हैं। फिर ये है कि जो कोर कमांडर मंगला थे जनरल सलीम हैदर में, उनको जो है वो तबादला कर दिया गया और ये समझा मुशर्रफ के हवाले से जब खबरें मिली थी कि जी ये जो है वो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के जो मिनट्स हैं वो लीक इन्होंने किए हैं। तो ये एक खासी बड़ी टेंशन जो है वो पैदा हो चुकी थी और इस्लामाबाद में जो है वो ये क्या सराहियाँ होने लगती हैं जी कि अब जो है वो किसी एक को तो जाना मुशर्रफ जाते हैं या नवाज शरीफ जाते हैं। मैं चूँकि पार्लिमानी वफद के साथ जा रहा था यूनाइटेड नेशन में रिप्रेजेंट करने के लिए, मैंने मियाँ साहब से टाइम मांगा हुआ था कि मुझे कोई टाइम दे मुलाकात। उन्होंने मुझे टाइम दिया हुआ था। ये बात है 9 की है या 8 की है या 9 की तारीख की बात। तो अचानक मियाँ साहब ने मुझसे बात करने लगे कि शाह साहब क्या हालात वाक़यात, क्या हालात, ये सवाल था उनका। तो मैंने कहा सर बात ये है कि बाहर इस वक्त टॉक ऑफ द टाउन नहीं है, टॉक ऑफ द कंट्री है कि आपकी ये हुकूमत आज गई या कल गई। मार्केट में र्यूमर्स ये हैं कि जनरल मुशर्रफ साहब ये और जो आर्मी जो है ये एक बहुत बड़े इज़्दा की तरह आपकी तरफ आ रही है। कहने लगे कि क्या इसमें आपकी सजेशन क्या है। मैंने कहा जी सजेशन बताऊंगा, आप पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग बुलाएं इसमें और मैं भी होऊंगा तो पार्टी से भी पूछें वो पार्टी। मैंने कहा सर मैं कल फ़्लाइट है मेरी, मैं जा रहा हूँ न्यूयॉर्क में, तो आप जो हुक्म करें मैंने एक तरह का पूछ भी लिया कि मैं इनसे पूछ लूँ कि भाई मैं जा रहा हूँ, और दूसरा ये कि मैं गेज कर लूँ कि मैंने जो जिन ख़तरात से इनको आगाह किया है उनका असर कितना कुछ है। मुझे कहने लगे कि ठीक है आप जाएं। मैंने को इसका मतलब ये है कि इनका माइंड पिक ही नहीं कर रहा ख़तरात को। अक्टूबर 1999 वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने आर्मी चीफ जनरल परवेज़ मुशर्रफ को उनकी गैर हाज़िरी में नौकरी से बर्खास्त करके उस वक्त के DGISI जनरल ज़ियाउद्दीन भट्ट को आर्मी चीफ तैनात कर दिया। इसके रद्द अमल में जनरल मुशर्रफ ने एक ब्लडलेस कू में नवाज शरीफ की हुकूमत को बरतरफ कर दिया। जो जनरल ज़ियाउद्दीन भट्ट थे, जो DGISI थे, वो नवाज शरीफ के बंदे थे। तो जो ISI थी वो उनको फुल ब्रीफ करती थी कि आर्मी क्या सोच रही है, आर्मी के अंदर क्या हो रहा है और वो आपके ख़िलाफ़ क्या कुछ करने जा रहे हैं। पता था मुशर्रफ को कि मैं अगर अब रिज़ाइन भी करता हूँ या मुझे घर भी भेजा जाएगा तो ये बात यहाँ पे नहीं रुकेगी बल्कि ये कोर्ट मार्शल तक जाएगी। तो उन्होंने अपनी एक जो है वो कोर टीम बना ली थी और उन 4 जर्नल्स के नाम लिए जाते थे जिनमें जनरल महमूद थे, जनरल उस्मानी थे, जनरल अजीज़ थे और जनरल मुशर्रफ थे। लेकिन मुशर्रफ को ये ख्याल नहीं था कि मैं जब बाहर हूँगा तो इस तरह का कोई जो है मुझे बरतरफ किया जा सकता है। मियाँ साहब को भी ये उस D-Day पे या उससे एक आध दिन पहले पता चल गया कि अब ये होने वाला, ये हो रहा है। नवाज शरीफ साहब बावलपुर या किस जगह थे को, तो वो वहाँ से इस्लामाबाद आए। 9 या 10 तारीख थी और जनरल मुशर्रफ साहब बाहर गए हुए थे कोलंबो या श्रीलंका पता नहीं, तो वहाँ से आ रहे थे। तो उनको यहाँ नवाज शरीफ साहब ने प्रियम्प्ट करते हुए उनको सैक कर दिया और उनके पास जो उनकी चॉइस थी DGISI थे भट्ट साहब, उनको मियाँ साहब ने अनाउंस कर दिया। मतलब जिस वक्त
मियां नवाज शरीफ साहब ने चीफ ऑफ आर्मी साहब को बदला, तो वो चूँकि अरेंजमेंट पहले था, उनका जनरल अजीज़ साहब थे और वो जाकर उन्होंने प्राइम मिनिस्टर पर आला बोल दिया और टीवी स्टेशन भी वगैरह सारा उन्होंने कैप्चर कर लिया। Brothers and sisters, your armed forces have never and shall never let you down. और वहाँ से जो ट्रूप्स आ रहे थे वो बच्चे थे बिल्कुल, वेरी यंग सोल्जर्स। तो उनको, मेरे साथ जो कमांडोज थे वो सारे सीनियर कमांडोज थे, उनके पास वेपन भी सारे ऑटोमेटिक थे, वो तो उनको भून के रख देते। तो इसलिए वो मैंने अवॉइड किया कि उसके अंदर उनके लिए बहुत कैजुअल्टीज़ होनी थी। उस वक्त आपको पता है कि एक सरकारी मीडिया सिर्फ पीटीवी होता था और अखबारात थे। मैं उस वक्त पाकिस्तान अखबार के अंदर मैगज़ीन एडिटर था, तो हमारे जो एडिटर थे मुजीबुर रहमान शामी, वो नवाज शरीफ के बहुत करीब जो है वो समझे जाते थे और वो उनकी मुलाकातें मुसलसल उनसे रहती थी। तो मुझे उस जो अंदर जो सूरत हाल होती थी उनकी आगाही जो है वो पूरी तरह थी कि हालात किस तरफ जा रहे हैं और क्या कुछ हो सकता है। तो उस दिन जो ये ख़बर जब टीवी से ब्रेक हुई, आफ्टरनून था, कि नवाज शरीफ ने जो है वो जनरल मुशर्रफ को जो है वो बरतरफ करके जनरल ज़ियाउद्दीन भट्ट को आर्मी चीफ लगा दिया गया है, तो हमें ये पूरा पता था कि इसका जो है वो रद्द अमल आएगा। हमारा ऑफिस मेलोडी में होता था, रोज़ाना पाकिस्तान का, तो मैंने एक दोस्त को लिया और मैंने कहा फटाफट पीटीवी चलते हैं, क्योंकि नवाज शरीफ ने ये सब कुछ किया था। तो साथ ये खबर भी आ रही थी कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान नवाज शरीफ चंद लम्हे बाद कौम से ख़िताब करेंगे। तो मेरा ये ख्याल था कि अगर वो ख़िताब रिकॉर्डेड है तब भी जो है वो आर्मी उसको नहीं चलने देगी, और अगर वो रिकॉर्ड होना है तो तब भी जो है वो जो नहीं चलने दिया जाएगा। तो हम फ़ौरन पीटीवी पहुँचे और जैसे ही मैं पीटीवी के गेट के करीब जो है वो पहुँचा तो मैंने देखा कि एक ट्रक आया है, एक आर्मी की जीप है, और उस ट्रक से जो है वो लोगों ने छलांगे लगाई हैं मेरे सामने, फौजी कुछ लोगों ने, और वो पीटीवी के गेट की तरफ आए हैं और वो ट्रक उन लोगों को उतार के बाकी कुछ लोगों को लेके, जो पहले ज़्यादा फौजी थे, उनको प्राइम मिनिस्टर हाउस की तरफ चला गया। तो उन्होंने फिर जो है वो फ़ौरन जो है वो कुछ इंतज़ार किए बगैर जो है गेट को फलांगना शुरू किया। तो ये सारा मेरे सामने हुआ। तो वो फिर जो है वो उसके बाद पीटीवी से हम आए तो ये खबरें चलनी शुरू हो गई कि पाक फ़ौज ने जो है वो तमाम असास तनसीबात का कंट्रोल संभाल लिया है, और पता चल गया कि नवाज शरीफ जो है वो अरेस्ट हो गए हैं और उन्हें जो है वो नज़रबंद कर दिया गया है। मुख्तलिफ़ तरह की चीज़ें आ रही थी। हमने देखा कि जजेस काफ़ी देर हो गई है, क्योंकि सूरत हाल बड़ी मुबहम सी थी। फिर पता चला कि ओथ लेने के लिए इरशाद हसन खान साहब प्रेसिडेंट हाउस पहुंच गए, और सिद्दीकी साहब जो उस वक्त चीफ जस्टिस थे वो अपने घर में ही रहे, बल्कि हमें इतलात मिल रही थी कि वो डिटेन्ड हैं और उनको इजाज़त नहीं सुप्रीम कोर्ट आने की। फिर उसी शाम मैं सिद्दीकी साहब को मिलने गया। मैंने कहा सिद्दीकी साहब, आपको याद होगा कि जब सज्जाद अली शाह साहब के इश्यूज़ थे और आपने एक स्पेशल बेंच हेड किया सज्जाद अली शाह साहब के हवाले से कि वो उनकी अपॉइंटमेंट जो है वो सवालिया निशान बनी हुई थी और प्रोसीडिंग शुरू कर दी। मैंने कहा जो आपने जिस तरह से सबका चीफ जस्टिस जो थे उनके साथ जो किया, अनफॉर्चुनेटली उसी का आज आपको भी सामना है। एक मुकम्मल खौफ और रास्ता, कोई मीटिंग करने को तैयार नहीं था, कोई बात करने को तैयार नहीं था, कोई कहने को तैयार नहीं था। एक मीटिंग खुर्शीद कसूरी साहब के घर हुई लाहौर में। मैंने कहा ये कुछ करें, कोर्ट को हमें अप्रोच करना चाहिए, जाना चाहिए वहाँ पर। ये सारे हमारी लीडरशिप थी, हमारे जनरल सेक्रेटरी थे सरंजाम खान, वो थे राजा फलाक साहब थे, कुछ सारी टॉप की जो। लेकिन वहाँ पे फैसला ये हुआ कि अच्छा जी देखते हैं, करते हैं। रेजोल्यूशन वहाँ पर पास होने लगा, जनरल मुशर्रफ और मार्शल लगने के ख़िलाफ़ मज़म्मत करते हैं। ये मैंने वहाँ पर कहा, मैंने मज़म्मत क्या करते हैं, कहें पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं। तो वो कुछ लीडर, उनका नाम लेना अच्छी बात नहीं है, उन्होंने कहा ये पुरज़ोर का लफ्ज़ छोड़ दें। मैंने कहा क्यों, पुरज़ोर से ज़्यादा तकलीफ़ होगी जनरल मुशर्रफ साहब को। बेगम कलसूम साहब कहने लगी कि मियाँ साहब ने मुझे स्पेशल कहा है कि आपको भी बुला के
आपसे पूछ लूं कि हम मुल्क से बाहर चले जाएं, मैंने अब्रप्टली कहा जेलें ऊपर नहीं गिरती, जेलें होती रहती हैं, लोग जाते रहते हैं जेलों में, कोई ऐसी बात नहीं है। और अल्टीमेटली ये जो ज़फ़र अली शाह केस, इसके अंदर बड़ी बदकिस्मती की बात है, उस वक्त प्रोसीडिंग्स हो रही थी मुशर्रफ के मार्शल लॉ के ख़िलाफ़, और ये अंदेशा था कि शायद परवेज़ मुशर्रफ के मार्शल लॉ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया जाएगा। अच्छा, वो बेंच जो था जो इसको हेड कर रहा था ज़फ़र अली शाह केस को, सिद्दीकी साहब ही थे। इरशाद हसन ख़ान ने, मेरा ख्याल है, उस वक्त मुशर्रफ के साथ जो भी बारगेन किया, सिद्दीकी साहब बाहर निकल गए और इरशाद हसन ख़ान चीफ जस्टिस बन गए। जो जनरल कियानी थे वो जो अदलिया की तहरीक थी, जो वकला मीडिया सिविल सोसाइटी चला रही थी, इसके पीछे थे वो। जनरल कियानी जो है वो चीज़ें मुकम्मल तौर पे ना सिर्फ हाथ में ले चुके थे, बल्कि उन्होंने तमाम अहम जो जगहों पे जो है वो अपने बाएतमाद लोग बिठा दिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द फुल वीडियो। आप में से बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने शायद हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया। सो इफ यू वांट टू सपोर्ट इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म एंड वॉच मोर मीनिंगफुल कंटेंट, प्लीज सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल।